हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 80 प्लस प्रश्न करेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी यही सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न छूट न पाए। ठीक है, और पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोल रहा है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर देख लीजिएगा आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ई, यानी कि आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था, तो ये पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण हैं और सूची 2 में उसकी विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3 में है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दहसाला व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और ये एसएससी 2001 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता और आगरा के बीच। और ये जो दोनों प्रश्न है, यहाँ पे तीनों जो प्रश्न है ये 5, 6 और 7, ये तीनों प्रश्न एनटीपीसी 2021 में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 2000 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो ये किया था जमींदार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, और ये भी एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था बम्बई में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बम्बई, और ये देखिए एसएससी 2002 में और 2003 में पूछा गया है, और एनटीपीसी 2021 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये कहती थी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और ये भी देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 11, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये देखिए एसएससी 1999, उत्तराखंड पीएससी 2002, सीपीओ 2003, सीडीएस 2003 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। यहाँ पे आया अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो ये लागू किया था ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो, यानी कि 1793 में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहली बार
औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं उनमें शामिल हैं? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। ठीक है, सभी में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में और मद्रास के उत्तरी जिले में और बनारस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न करेंगे 17। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, और ये देखिए BPSC 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 17 में है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र थे, और ये पूछा गया है 1998 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वायनाड जनपद में, और ये प्रश्न पूछा गया है UPPCS 2004 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 21, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, यानी कि कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो ये हुआ था बम्बई और थाने के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, और देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये तय किया गया था 89%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 89%। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 एवं 5। तो ये की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, पूर्वी बंगाल में और असम और कुर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी? तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था ये था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि अवध कॉमर्शियल बैंक, और ये प्रश्न UPSC 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था
मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन ए होगा। जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका 33 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। और इसका ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। तो यहाँ पे देखिए ए का जो आंसर होगा ये होगा 1 वाला। ठीक है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो है ये संबंधित है जागीरदारी प्रणाली से। बी का 4 होगा, यानी कि मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो ये संबंधित है जमींदारी प्रणाली से। और सी का 2 होगा, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतर करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि ये संबंधित है इससे। इसका 2 होगा, रैयतवाड़ी प्रणाली से। और ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती जो है ये संबंधित है 3 वाला से। ठीक है, इसका होगा 3, माहौलवाड़ी प्रणाली से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारी उद्योगों का अभाव। और ये प्रश्न यूपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी इस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि चाय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 36, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 37 में, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 38, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। यहाँ पे चूज करना है इन कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है। यहाँ पे सही हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 वाला जो है सही है, यानी कि ये तीनों सही है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में भू राजस्व व्यवस्था है और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है ये संबंधित है कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर से। ठीक है, कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर से ये संबंधित है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये संबंधित है कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन से। और माहौलवाड़ी व्यवस्था जो है ये संबंधित है होल्ट, मैकेंजी, मार्टिन बर्ड से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। माहौलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी में। ठीक है, गंगा घाटी में, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, मध्य भारत के कुछ भाग में, मराठों के अधिकृत प्रदेश में और पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में काश्तकारी अधिनियम है और सूची 2 में वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का
4। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1885 ईस्वी में। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक जो पारित हुआ था, ये हुआ था 1886 ईस्वी में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम जो हुआ था, ये हुआ था 1879 ईस्वी में। और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक जो था, ये पारित हुआ था 1883 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 42। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ठीक है, 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी वुड के घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा से संबंधित आयोग समिति की पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3 एवं 4। ठीक है, यानी कि हर्टोग समिति, सप्रू समिति 1934 में लागू हुआ था, लिंडसे आयोग 1929 में और सार्जेंट 1944 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 46 में है किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो ये किए थे डेविड हेयर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो इसका जो पतन का कारण था ये था उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है भारत में अनौद्योगिकरण या प्राक औद्योगिकरण की अवधि थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1800 से 1850। ठीक है, अगला प्रश्न है 51 भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुई थी 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52 में है भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुखद दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि विलियम बेंटिंग का ये है कहना। अगला है बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीरामपुत्रई के नाम से भी जाना गया। यह श्रीरामपुर स्थित है। तो ये स्थित है बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। तो इसका जो कारण था ये था उपयुक्त सभी। ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेज़ी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत में विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति और विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना
आंतरिक विद्रोह व ब्राह्मण आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। ठीक है, तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यही मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो ये दी थी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो यह स्थापित हुई थी यहाँ पे रिसरा जो है, ये बंगाल में पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा रिसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद किया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो ये कहा था बुकानन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बुकानन। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है आरसी दत्त का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है यह है जॉन सुल्लिवान का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा जॉन सुल्लिवान। अगला प्रश्न करेंगे 61 में है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन ये हुआ था मार्च 1931 में। ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 63 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में है अकाल से संबंधित आयोग और सूची 2 में है गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि राष्ट्रीय आयोग जो है ये लॉर्ड लिटन के गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे उस समय, इन्हीं के शासनकाल में ये हुआ था अकाल। ठीक है, अगला है लियाल आयोग। तो ये जो हुआ था, ये जो आयोग संबंधित है ये लॉर्ड एल्गिन से संबंधित है। ठीक है, और मैकडोनल्ड आयोग जो है ये संबंधित है लॉर्ड कार्जन से, और बोर्ड हेड आयोग जो है ये संबंधित है लॉर्ड वेवेल से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 64 में है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बंगाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो ये विकसित हुए थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एवं 5, यानी कि जूट का उद्योग, कोयला उद्योग और लोहा एवं इस्पात का उद्योग और सूती कपड़ा का उद्योग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 66। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो इसका जो अध्यक्ष था ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो ये प्रचारित किया था 1883 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। अगला प्रश्न है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो रेलवे बजट जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 1925 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1833 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है 71,
71 में है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1913 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के कारघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि धन के निष्कासन को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? तो ये जो कथन है ये है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, दोनों क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है, तो इसे रट लीजिएगा। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, ये बार बार रिपीट प्रश्न करता है। और देखिए यूपी पीसीएस 2016 में और बीपीएससी 2018 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थविदों में शामिल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे और डी.एन. गाडगिल और गोपाल कृष्ण गोखले और के.टी. शाह। 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इन सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ ये हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे 1925 है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 81 में है निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। और ये यूपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये बार बार पूछा है रेलवे, और ये बीपीएससी 2008 में भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 83 में है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका जो परिणाम था ये था ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और ये यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न तो इसमें बोल रहा है 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, और इस CDS 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 85 में है दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 86, और ये प्रश्न CDS 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 86 का ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि
भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 87 में, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, और ये CGPSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3। यहाँ पे हम लोग को चुनना है सही कथन। ठीक है, तो तीनों जो है सही है। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न UPSC 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 89 में है, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्यों की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था। और ये प्रश्न UPSC 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में टोटल 90 प्रश्न कंप्लीट किए जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, BPSC की, UPSC, SSC, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पटवारी, PCS, सारे एग्ज़ामों के लिए दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और ये दोस्तों प्रतिदिन ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।